डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति के स्रोतों पर। जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम का जो MA तृतीय सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में जो हमारा पहला बिंदु है वो बिंदु है प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति के स्रोत। वैसे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उन्हीं स्रोतों से हमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक दशा, संस्कृति, राजनीतिक दशा, धार्मिक दशा आदि सभी का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, एक प्रकार से वही प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा एवं संस्कृति आदि के भी स्रोत हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी इसमें कोई संदेह न करें कि हम अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति के स्रोतों का कुछ विशेष रूप से अलग स्रोतों का अध्ययन इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। हाँ, कुछ बिंदु हैं जो विशेषकर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे मुद्राओं से यद्यपि राजनीतिक इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है, परंतु मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। इसलिए हम मान सकते हैं कि मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्रोत है। इसी तरह समाज, जैसे वैदिक काल में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, तो चतुर्वर्ण व्यवस्था को हम वैदिक कालीन सामाजिक दशा का एक प्रमुख स्रोत मान सकते हैं। इसी तरह संस्कृति का जो पक्ष है, तो पाषाण काल से ही मानव जीवन में जो निरंतर परिवर्तन हुए, उसी क्रम में मानव की संस्कृति का भी विकास हुआ। तो इस तरह मानव ने जैसे प्रारंभ में पाषाण औजारों से शिकार करना या अन्य उपयोग में पाषाण औजारों का प्रयोग किया, और धीरे धीरे जब मानव के जीवन में स्थायित्व आया, तो पहले उसने सूक्ष्म पाषाण के औजारों का प्रयोग जैसे कि पहले बड़े बेडौल पाषाण औजारों का प्रयोग किया, फिर उसमें सुधार आया और उसने सूक्ष्म पाषाणों का प्रयोग करना शुरू किया। फिर जैसे ही तांबे की खोज हुई तो ताम्र पाषाण संस्कृति का उदय हुआ। फिर जैसे ही लोहे की खोज हुई तो लौह संस्कृति अस्तित्व में आई। इससे पूर्व तांबे और टिन के मिश्रण से जो कांस्य सभ्यता अस्तित्व में आई। तो इस तरह पाषाण काल के जो 3 अंग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग, इस तरह मानव ने जैसे ही अपने दैनिक जीवन में या अपने शिकार या कृषि व्यवस्था में सुधार किया, जैसे ही मुझे उसके औजारों में परिवर्तन आया, उसी तरह से हम मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम
प्राचीन भारत के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति के स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। इनमें पहला बिंदु है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हम उन स्रोतों को कहते हैं जो पुरातत्व से संबंधित हैं, अर्थात पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं उनमें औजार, मानव द्वारा जो प्रयुक्त किए गए पाषाण औजार या अन्य औजार वो सम्मिलित हैं। दूसरे में जैसे ही मानव के सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ, उसने तकनीकी का प्रयोग किया और इस क्रम में जैसे उसने मृद भांड, मिट्टी से जो बर्तन बनाए और उन बर्तनों में जो क्रमिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उनमें जैसे काले लाल मृद भांड, गिरवी मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तर क्षेत्रीय काले पालिशदार मृद भांड, दांतेदार पहिए से चित्रित मृद भांड। ये जो मृद भांड मानव ने निर्मित किए, तो ये मृद भांडों की जो संरचना थी, जो उनका रंग था, उनमें कालक्रम के अनुसार क्रमिक रूप से परिवर्तन आता गया। तो ये मृद भांड हमें एक तो मानव जीवन में हो रहे निरंतर विकास के प्रतीक हैं। दूसरे में ये मृद भांड यह भी दर्शाते हैं कि किस तरह मानव की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई है। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि पुरापाषाण काल में मानव तो मुख्यतः अपने शिकार पर ही निर्भर था, इसीलिए उस काल के मानव का अध्ययन हम शिकारी एवं संग्रहकर्ता के रूप में करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे उसके जीवन में परिवर्तन आया, तो हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में मानव का जीवन पशुपालन और कृषि की ओर प्रवृत्त होना आरंभ हो गया था। और नवपाषाण काल से हम मानव को कृषि और पशुपालन करते हुए देखते हैं। यद्यपि इससे पूर्व भी पशुपालन करने लग गया था। तो ये जो मानव विकास की अवस्था है, इस अवस्था का दिग्दर्शन, इस अवस्था को हम मृद भांडों के विकास के रूप में भी देखते हैं। तो इसलिए पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम इन मृद भांडों का अध्ययन भी करते हैं। जैसे काले और लाल रंग के जो मृद भांड हैं, ये मुख्यतया एक प्रकार से ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति में जो मानव द्वारा मृद भांडों का जो प्रयोग किया गया और जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, वो अवशेष अधिकांशतः काले और लाल रंग के मृद भांडों के रूप में है। दूसरे प्रकार के मृद भांड हैं गेरुए मृद भांड। एक प्रकार से गेरू जिसे मकानों में या अन्य उसमें प्रयोग किया जाता है, तो गेरुए रंग के जो मृद भांड हैं, ये ताम्रपाषाण काल के बाद की अवस्था को निरूपित करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के मृद भांड हैं, वो जर्जर अवस्था में अधिकांशतः तो मिले हैं और हाथ लगाते ही इनका रंग एक प्रकार से उंगलियों पे लगना आरंभ हो जाता है। हमारे प्रदेश में जैसे हरिद्वार के पास बादराबाद में भी इस प्रकार के मृद भांड मिले हैं। अगला प्रकार है चित्रित धूसर मृद भांड। इन मृद भांडों को कांस्य युग का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के मृद भांड कांस्य युग में अधिकांशतः प्रयुक्त किए गए हैं। इस तरह के मृद भांड भारत में अहिच्छत्र, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थानों पे मुख्यतया पाए गए हैं। इस काल की एक विशेषता यह भी है कि इस युग में लोहे का प्रयोग होना आरंभ हो गया था। अगला बिंदु है उत्तर क्षेत्रीय काले पालिशदार मृद भांड। इस तरह के मृद भांड स्पष्टतया लौह युग का
प्रतिनिधित्व करते हैं और लौह युग में इस तरह की मृदभानों का प्रयोग मुख्यतया हुआ है। इसी तरह दांतेदार पहिए से चित्रित मृदभान, इस तरह के जो भांड मिले हैं, इन भांडों पर दांतेदार पहिए से प्रकार से वृत्त बनाए गए हैं और ये अधिकांशतः दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जिनसे हमें अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति का ज्ञान होता है, इनकी जानकारी प्राप्त होती है, इनमें अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अभिलेख। भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें एक सबसे प्राचीन अभिलेख है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पिपरवाहा कलश लेख, जो बस्ती जिले में पाया गया है। और इसके बाद अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख ही भारतीय इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जिनसे मौर्य काल की, अशोक के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अभिलेखों से हमें तत्कालीन समाज, संस्कृति की जानकारी तो प्राप्त होती ही है, लेकिन कतिपय अभिलेखों से हमें स्पष्टतया आर्थिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। जैसे गिरनार अभिलेख, या हमें कहें कि जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें रुद्रदामन द्वारा जो झील थी उसके संदर्भ में जो अभिलेख जानकारी देता है, इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समय में शासक वर्ग द्वारा जन कल्याणकारी कार्य भी प्रमुखतया किए जाते थे। तो निश्चित ही उस समय की अर्थव्यवस्था अच्छी रही होगी, ये हमें इस तरह के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, यद्यपि यह कला का एक अनुपम उदाहरण है, लेकिन साथ ही साथ मेहरौली का लौह स्तंभ अपने आप में तत्कालीन समय की तकनीकी का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। और जब तकनीकी उच्च रही होगी तो यह तभी संभव है जब उस समय की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति उन्नत रही होगी। इसी तरह मुद्राएं हमें तत्कालीन शासक वर्ग की, तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराती हैं। यदि मुद्रा में, सोने की मुद्रा में यदि उसकी शुद्धता अधिक है, तो सामान्यतया ये माना जाता है कि उस काल की आर्थिक स्थिति निश्चित ही उन्नत रही होगी। यदि मुद्राओं में मिलावट ज़्यादा है तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि आर्थिक स्थिति निश्चित ही कमज़ोर रही होगी। इस तरह विभिन्न शासकों की मुद्राएं हमें उनकी अर्थव्यवस्था की जानकारी प्रदान करती हैं। स्मारक यद्यपि कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन स्मारकों के निर्माण से भी हम तत्कालीन आर्थिक दशा का अध्ययन या आर्थिक दशा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि स्मारक उच्च कोटि के होंगे तो यह अनुमान आसानी से किया जा सकता है कि निश्चित ही जिस काल में संबंधित स्मारक निर्मित हुआ है, उस काल में उस शासक वर्ग की, उस समय की तत्कालीन समाज की आर्थिक दशा उन्नत रही होगी। इसी तरह कलाकृतियाँ भी हमें तत्कालीन समाज की, संस्कृति की जानकारी प्रदान करती हैं। अगला बिंदु है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति की जानकारी के लिए हमारे पास विपुल मात्रा में साहित्य
उपलब्ध है। साहित्यिक स्रोतों को हम सामान्यतया में बांटते हैं। एक प्रथम धार्मिक साहित्य और द्वितीय धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो हमारे वैदिक ग्रंथ, जिन्हें हम सामान्यतया या उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ प्रमुख हैं। वैदिक ग्रंथों में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे 4 वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये जो हमारे वैदिक साहित्य है, इससे हमें तत्कालीन समाज, संस्कृति, कला आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें जातक या विभिन्न जो निकाय, इसके अलावा मिलिंद पन्ह या अन्य जो ग्रंथ हैं, ये हमें तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एवं संस्कृति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी तरह जैन ग्रंथों में आगम और अन्य जो ग्रंथ हैं, वो हमें तत्कालीन समाज की सामाजिक दशा व अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कला आदि की जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम धार्मिक साहित्य के इन ग्रंथों का अध्ययन ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में निरंतर करते आ रहे हैं और पिछली कक्षाओं में भी हमने इन पे पर्याप्त प्रकाश डाला है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य का अर्थ है कि ऐसा साहित्य जो धर्म से अलग है। इनमें जैसे विभिन्न विद्वानों के जो रचित ग्रंथ हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र या अन्य जैसे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, गार्गी संहिता, अष्टाध्यायी महाभाष्य, राजतरंगिणी, कालिदास के ग्रंथ, मान विभिन्न विद्वानों के ग्रंथ इनमें सम्मिलित हैं और मैं समझता हूँ इन पे आप विस्तृत अध्ययन अलग से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धर्मेतर साहित्य है, धर्म से हटकर जो साहित्य है, जो लोक साहित्य है, इस साहित्य में विभिन्न तरह से तत्कालीन समाज का, संस्कृति का वर्णन किया गया है और इन ग्रंथों से हमें तत्कालीन समय की आर्थिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, सामाजिक दशा एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहा है। समय समय पर भारत में विभिन्न विदेशी यात्रियों ने आकर के भारत के बारे में जानकारी प्रदान की है। यद्यपि कुछ ने अन्य विवरणों के आधार पर ही भारत के बारे में लिखा है, लेकिन कुछ विदेशी यात्री भारत आए और यहाँ आकर उन्होंने भारत के बारे में विवरण दिया है। ऐसे विदेशियों के वृत्तांतों में जो विभिन्न विद्वान हैं, उनमें हेरोडोटस, यद्यपि हेरोडोटस कभी भारत तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने तत्कालीन समय में अखमनी जो साम्राज्य था ईरान का, जो भारत से के कुछ सीमांत क्षेत्र जो ईरानी साम्राज्य, अखमनी साम्राज्य में सम्मिलित थे, उनके बारे में हेरोडोटस ने जानकारी दी है। इसी तरह जो इंडिका है, मेगास्थनीज जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो इंडिका में जो है भारत के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है और इंडिका को विभिन्न यूनानी और यूरोपीय विद्वानों ने उसका उल्लेख किया है। इसी तरह चीनी यात्री, अरब यात्री जो समय समय पर भारत आए और उन्होंने भारत के संदर्भ में
जानकारी प्रदान की, तो इनसे भी हमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है।